हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे गुप्त काल के बारे में। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीपीसीएस में जो आरओ का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसके बाद बिहार टीचर्स का जो एग्जामिनेशन हो गया या आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, और झारखंड में जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखें। आज हम लोग करेंगे शासकों के बारे में। ये गुप्त काल 2 पार्ट में होगा। ये इस पहले पार्ट में शासक को देखेंगे कौन कौन आया, इसके बाद फिर इसके कला से संबंधित सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति को अगले वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। गुप्त काल। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। अभी तक हम लोग कुषाण तक पढ़ चुके हैं। गुप्त काल जो था ये शुरू होता है 319 के ईस्वी के आसपास से और 600 के मतलब 7वीं शताब्दी तक चलता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त को इसका संस्थापक माना जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। इसके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी है तथा 319 ईस्वी में ही इन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम है गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चलाया गया? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में इसका राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये चलाया था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसकी पत्नी थी कुमार देवी, किस गणराज्य की थी? तो लिच्छवी गणराज्य की। आगे देखते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इनके कुछ सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर कांच ये नाम है, नाम उत्कीर्ण है। सर्व राजोच्छेता विरुद्ध भी मिलता है उसी पे। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। अब प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। वही जो है समुद्रगुप्त के सारे विवरण को बताता है। तो जो हरिसेन ने लिखा है वो किस शैली में है? प्रयाग प्रशस्ति तो चंपू शैली में है, इसको ध्यान रखेंगे। चंपू शैली में लिखा गया है। उत्तरी भारत में 9 राज्यों, इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। तो यही है, उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर इन्होंने विजय किया था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी और जिसकी अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दिया था। तो कौन मांगा था? मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की। आगे समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। इसीलिए देखेंगे कि उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र दर्शाया गया है। कविराज की उपाधि इसको दिया गया है। सिक्कों पर उसने व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि विरोध धारण किए, मतलब ये सब उपाधियां हैं उनकी। उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। बीए स्मिथ इसने बोला है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है प्राचीन भारत का नेपोलियन कौन है, तो हम लोग प्राचीन भारत ही पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का भी नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के जो विजय का विवरण है ये देखेंगे 4 स्टेप में मिलता है। पहला चरण में इसने उत्तर भारत पर कैसे आक्रमण किया, कैसे विजय प्राप्त किया उस पर। फिर द्वितीय चरण में देखेंगे पंजाब के क्षेत्र में। जब तीसरा चरण आया तो विंध्य क्षेत्र में। चतुर्थ चरण में साउथ के 12 राजाओं को हराया था इसने।
ये सभी राजाओं के नाम है कि कौन राजा को हराया है, ये देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद ये शासक बनता है। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित किया था। जो इसमें कहा गया है देवी चंद्रगुप्तम में कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक आया था रामगुप्त। रामगुप्त जो था कमजोर शासक था, शकों से उसका मुकाबला हुआ और वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा था कि उसके शकों को दे रहा था। तो फिर चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसने उसको पराजित किया था। ये जो था तांबा का सिक्का चलाया था रामगुप्त ने। तो यही लिखा है कि बीच में ये आता है। मेहरौली दिल्ली में है। लौह स्तंभ खुदवाकर अपना विजयोत्सव मनाया। इस स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से। जब आप दिल्ली जाएंगे कुतुब मीनार देखेंगे तो कुतुब मीनार में ही है ये, कुतुब मीनार में ये लौह स्तंभ है, तो वहीं पे इसका विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। उदयगिरी उड़ीसा में है। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः रामगुप्त की विधवा, वही रामगुप्त जो अपनी वाइफ को शकों को दे रहा था, उन्हीं की वाइफ थी ध्रुव देवी, उसी से शादी कर लिया था। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था और अपने पुत्र का विवाह कदम वंश में। तो ये लोग विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। तो अपनी पुत्री का कहाँ किया था, तो वाकाटक वंश में, और पुत्र का कदम वंश में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये सब उपाधियां धारण किसने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजयोपरांत उसे सकारी कहा गया। ये क्वेश्चंस पूछता है कि सकारी किसको कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कनिष्क के बारे में, ऐसे ही उसमें पंचरत्न था, इसमें नवरत्न रहते थे। कौन कौन थे, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्ण, बराह मिहिर, भरूची, ये सब नवरत्न इसके शासनकाल में हुआ था। ये देखेंगे नवरत्नों में आर्यभट्ट शामिल नहीं थे, ये नौ थे। उसका सचिव वीरसेन शैव था। सेनापति अनकारदव बौद्ध था। ये तो मतलब कि बौद्ध और हिंदू दोनों को वो बराबर समान भाव से देखता था। उसके समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था, तो फाहियान आया था। फाहियान कब से कब तक रहा है, तो 399 से 414 बीसी तक। उसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। फाहियान क्या क्या विवरण दिया है इसके बारे में अब पढ़ेंगे। फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के साथ स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। ताम्र लिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में अपने देश लौट गया। मतलब वो जो आया था, देखेंगे अगर इंडिया को, ये इंडिया है, तो इस साइड से वो आया था पश्चिम से पेशावर होते हुए, और ये ताम्रलिप्ति यहाँ के बाद श्रीलंका होते हुए पूर्वी द्वीप होते हुए ये चीन में चला गया। यहाँ चीन है, तो ऐसे आकर उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। इसके विवरण निम्न है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग सुखी और संपन्न थे, ये फाहियान ने बोला है। यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित था। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था, ये बोला है फाहियान ने। आगे देखते हैं। मध्य देश के लोग न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही, ये देखिए मांस है,
मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। मतलब नॉनवेज का प्रयोग नहीं करते थे, केवल वेजिटेरियन थे। केवल चंडाल इसके अपवाद थे। जो चंडाल होते थे, मतलब मेनली अछूत को कहा जाता है, यही केवल ये सब यूज करते थे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वगैरह। बाजारों में बूचड़खाने तथा मदिरालय नहीं थे। इसका मतलब कि कोई जो था, जैसे गाय भैंस नहीं कटता होगा। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। यही इसी से मेनली आयात निर्यात का जो था होता था। फयान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की। सकिंसा श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे थे। तो ये कहाँ कहाँ गया था, तो देखेंगे कि गया में गया था, सारनाथ गया था, इसके बाद वैशाली गया। तो ये सब स्थान पे गया था। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल, अशोक का नहीं, पाटलिपुत्र में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल देखा, वो मिसप्रिंट हो गया है। इससे इतना प्रभावित हुआ कि उससे देवताओं द्वारा निर्मित बना बता दिया। इन्होंने बताया कि ये जो महल है पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो था, वो जो था ये देवताओं द्वारा निर्मित था। इसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु की यात्रा की थी। अब कुमारगुप्त प्रथम, इसके बाद शासक बनता है। कुमारगुप्त प्रथम के बिलसड अभिलेख से ही इसकी जानकारी मिलती है। इसे गुप्त वंशावली, इसी का अभिलेख है जिसे गुप्त वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो देखेंगे कि बिलसड और मंदसौर दोनों किससे संबंधित है, तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। तो ये जो मंदसौर अभिलेख है उसकी रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने। आगे देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त, मतलब गुप्तों द्वारा बनवाया गया ये विश्वविद्यालय है। उसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि की उपाधियां धारण की। गुप्त वंश में सारे शासक कोई ना कोई उपाधियां धारण करे हैं। इसके समय में मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के समय मध्य एशिया में हूणों ने आक्रमण कर दिया। मेनली गुप्त काल का पतन मतलब इसके बाद से ही शुरू होता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ रहे थे तो वहां शकों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त में हूणों ने, हूण ये मेनली चीन के लोग थे। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय हुआ, जबकि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। हूणों को किसने पराजित किया, तो स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। ये सब चीजें हैं इसमें। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य किया। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली को सौंपा था। तो आता है क्वेश्चंस, बार बार आता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्यगुप्त वैश्य, ये देखेंगे सुदर्शन झील का जो है कौन कौन रहा है। पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। तुषास्प अशोक के समय थे। सुविशाख रुद्रदामन के समय थे। ये सबका संबंध है सुदर्शन झील से। वेनसंग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है। सक्रादित्य किसका नाम था, तो इसी का, स्कंदगुप्त का ही। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त के पश्चात पूर्वगुप्त या पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त भी लिखता है कहीं, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त तृतीय शासक हुए। ये सभी शासक बार बारी से स्कंदगुप्त के बाद आते गए। विष्णुगुप्त जो थे अंतिम शासक थे।
गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दिया था। नरसिंह गुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। ये सभी नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि कौन किसको पराजित किया था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी में है। सती प्रथा का पहला झलक मिलता है इसी से। तो पूछ देता है कि एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो सती प्रथा से। या सती प्रथा से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो एरण। गुप्त युग में ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। तो ये सब चीजें इसमें था, यही सब इसमें था। बहुत बहुत धन्यवाद।